अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस। मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, इमरान खान ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। वो कहते हैं कि 14 मई को असम्बली तहलील की जाए। ये बात तो वाज़ेह है कि खान साहब के पास दो बड़े ही अहम सतून थे, दो बड़ी ही अहम सूबाई असम्बलियाँ थी जिन्हें आरी लेकर पहले तो उन्होंने खुद काटा और अब फिर मुतालबा कर रहे हैं कि जो कौमी असम्बली है उसको भी ख़त्म कर दिया जाए, उसको भी तहलील कर दिया जाए। पैनल में मेरे साथ पीजे मीर सर मौजूद हैं, इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं, जावेद इकबाल साहब और नवीद चौधरी साहब भी मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब ने भी वाज़ेह किया है कि मुज़ाकरात से पहले कोई भी पेशगी शराइत ना रखी जाए। मेरा सवाल नवीद चौधरी साहब आपसे ये है कि पहले दो सूबाई असम्बलियाँ तहलील की और फिर कौमी असम्बली तहलील करने का कह रहे हैं खान साहब, तो क्या ये भी बाजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा है? देखिए, बाजवा डॉक्ट्राइन जो है उसका एक पार्ट, क्योंकि बाजवा डॉक्ट्राइन की जो बुनियाद थी वो थी तोसी या 2035 तक हुकूमत करने का प्लान। उसके कई कंपोनेंट थे और जिसे हम अब कहते हैं कि ये जो जुडिशल मार्शल लॉ जो अपोजिशन हुकूमत की पार्टियां बार बार कह रही हैं, अब ये जिक्र हो रहा है और उसके बाद ऐसे शवाहिद सामने आ गए। जिस तरह से साकिब निसार एक्टिव है और उसका बेटा पैसे ले रहा है टिकटों के लिए, और आपने देखा कि उससे पहले इल्ज़ाम ये सामने आया था कि वो जुडिशरी में मैनिपुलेशन कर रहा है साकिब निसार, वो चीज़ दुरुस्त साबित हो गई। तो बाद में पता लगा, इल्ज़ाम तो इसने बाजू पर लगा दिया इमरान खान साहब ने कि जी उसने कहा था कि असम्बलियाँ तोड़ दें तो इलेक्शन हो जाएंगे। बाद में पता लगा नहीं, ये ग्रैंड गेम का हिस्सा है। ये तुसी जो है ना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नासूर बन गया हुआ है। हर आदमी कुर्सी से चिमट के बैठना चाहता है और वो आपको याद होगा कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा भी तुसी मांग रहे थे और वो फिर इतने नाराज़ हुए, ज़ाहिर वादा तोड़ा गया था कि उन्होंने जनरल बाजवा की जो समरी थी, हालांकि उनकी औकात कोई नहीं थी रोकने की, लेकिन फिर भी उन्होंने 3-4 दिन तमाशा खूब लगाया। तो कहने का मकसद ये है कि तुसी वाला मामला आ गया है कि अब गेम गई है मुकम्मल तौर पर चेंज की तरफ। बात यह है कि ये मामला इस तरह से है ही नहीं। ये जो इमरान खान साहब कहते हैं ना कि इलेक्शन हो गए, मैं जब नतायज आएंगे तो रिजल्ट उसका फैसला करूंगा, मैंने मानना कि नहीं मानना। अब बात वो भी खुल गई कि ये जो 3 रुकनी बेंच है, जब तक ये बरकरार है ये सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर खेलेगा। अच्छा, 3 रुकनी बेंच ने अपने जो जजेस हैं, जिन्हें आइन प्लस जज कहते हैं, उनको डिसफंक्शनल कर दिया। काजी फैसल साहब जो हैं, जो प्यूने जज हैं, प्यूने से मुराद है मोस्ट सीनियर, दूसरे नंबर पर जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना है, वो इस हफ्ते भी किसी बेंच में शामिल नहीं। बाकियों के बेंच इस तरह से बनाए हैं कि वो कोई फैसला कुन हैसियत इख्तियार ना कर सकें। तो ये सारी सूरत हाल बिल्कुल क्लियर होकर सामने आ गई। फिर जो हफ्ते के रोज़ कोयटा में वकुला कन्वेंशन हुआ है, उसमें वहाँ बड़ी खुलकर बातें हो गई हैं और उसमें बताया गया है कि प्लान क्या है। उससे पहले सियासी जमातें इस मामले को ताड़ चुकी हैं, तो ये अब हेड ऑन क्लेम की तरफ बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी, जजों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है, उनके पास वो भी फंस गए हैं, पार्लियामेंट ने पीछे नहीं हटना। तो आगे देखते हैं। ठीक है, यानी कि हेडलॉक की सिचुएशन अब तक मौजूद है। मरीम नवाज ने भी गुफ्तगू की है, वो ये कहती हैं कि इमरान खान के पास जितने भी ऑप्शंस थे वो ख़त्म हो गए हैं और अब जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को बचाने के लिए कूद पड़ी है। इफ्तिखार साहब, आप क्या कहते हैं? मैं इत्तफाक करता हूँ, जो सूरत हाल है, ठीक है ना। 1 तारीख तो गुजर गई, 27 मार्च या 28 मार्च की अप्रैल जो गुजर गई। अब कल एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है जब पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। 14 मई दूर नहीं है, हार्डली 13 डेज अवे फ्रॉम इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे, और वो कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो मैं बहुत बड़ा जुलूस निकालूंगा। आज भी उसने कॉल दी थी, उस कॉल को हमने लाहौर में देखा, लिबर्टी मार्केट में थी, और जो पिंडी जो लोग थे वो नहीं दाखिल उसके इस्लामाबाद में। अब ये हर वक्त धमकी देने की बात मुनासिब नहीं होती है। सियासत में आदमी को बहुत सोचना चाहिए। मेरा ख्याल आप खुद एम्बेरस तो हो रहे हैं जितना हो रहे हैं, खान साहब अपने साथियों को भी एम्बेरस कर रहे हैं। देखें, उनके पास एक बहरहाल एक पार्टी है, उस पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, वो क्या करें। 2 अरब से ज़्यादा पैसे वो दे चुके हैं 14 मई के लिए, 2 अरब और 32 करोड़ के करीब। अब अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होते और इमरान साहब का मूड बदल जाता है और उसमें से चेंजेस करनी वो शुरू कर देते हैं, तो मुझे बताएं उन लोगों का क्या कसूर है। उनका तो कसूर ये है कि वो लॉयल हैं विद द पार्टी। लेकिन ये मुसीबत नहीं समझ आ रही खान साहब को कि लॉयल्टी एक हद तक होती है पार्टियों के साथ, और ख़ास तौर पे वो लोग जो इंतखाबी अमल में से गुजरना चाह रहे हों, उनकी सोच भी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ तो होता ना कि आज जिस तरह रैली होती और लाहौर शहर पूरा रैली में होता, तो वो लोग 1 इंच भी कभी ना पीछे हटते, क्योंकि उन्होंने देखा होता कि भाई लाहौर में रैली निकली है, 5-7 लाख लोग थे,
ओके कैरी ऑन विद दिस लीडर, वो भी नहीं हो रहा। तो मुझे तो उन पे भी अब अफसोस हो रहा है कि उनके साथ क्या बीत रही है। अभी मसलन एक टिकट दिया अप्रैल के जो तारीख था उसके लिए, और उसको फिर चेंज करके मई की तारीख में दे दिया, और उसके ऊपर इतनी बातें की जा रही हैं। आज इमरान साहब को चाहिए था कि वजाहत करते कि ये जो इल्ज़ाम लगा कि उस टिकट को तब्दील करने में बैरूनी लोगों का हाथ है, जिनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, ना वो पार्टी के अहदेदार हैं, ना उस पार्लियामानी कमेटी के अंदर वो बैठे होते हैं जो टिकटों का एलोकेशन करती है। तो कितनी अफसोस की बात है। तो मेरा ख्याल है ये जो रोज़ रोज़ की धमकी है ये मुनासिब नहीं है। एक डायलॉग हो रहा है, उस डायलॉग में आपके लोग शिरकत कर रहे हैं, या तो फिर आप ये कहना चाहते हैं कि वो बेचारे ऐसे चले गए हैं, आप उन पर भी बदइत्मादी कर रहे हैं, आप उन पर बदइत्मादी कर रहे हैं, आप पार्टी के प्रोसेस में जो है उस पर भी बदइत्मादी कर रहे हैं, आप वन मैन शो करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा होगा नहीं, अल्टीमेटली ये क्लैश हो जाएगा। और बाकी रहा जहाँ तक जुडिशरी का मसला, मैंने 20 मरतबा कहा कि मुझ जैसे लोग तो पार्लियामेंट के साथ हैं। अच्छी पार्लियामेंट है, बुरी पार्लियामेंट है, अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं, ये बहस दुनिया भर में चलती है, दुनिया भर की पार्लियामेंट्स के बारे में बात की जाती है। पर वी विल स्टैंड विद द पार्लियामेंट एंड वी विल सी के क्या होता है। इफ्तिखार साहब, जहाँ तक टिकटों की तकसीम का मामला है, इस पर तो बहुत ही बहस है। कई टिकट्स इस तरह के दिए गए जिसके बाद ग्रीवेंसेस कमेटी में भी मामला गए, और जिनको टिकट्स दिए गए वो भी नाखुशगवार, जिनको नहीं मिले उनकी जानिब से भी कंप्लेंट्स की गई। मैं सवाल लाना चाहती हूँ जावेद साहब आपकी तरफ। जो कौमी सतह के लीडर्स होते हैं, जैसा कि आप कहते हैं पॉपुलर लीडर, उनका काम होता है पार्लियामेंट को मजबूत करना, अपनी सूबाई असम्बलियों को मजबूत करना। लेकिन खान साहब की जानिब से पहले तो 2 असम्बलियाँ तहलील की गई, उसके बाद कहा गया कि हमारे इस्तीफे वापस लिए जाएँ, और अब मुज़ाकरात की जब पोजीशन में हम सब मौजूद हैं तब कहते हैं कि कौमी असम्बली को तहलील करो। ये सारी सूरत हाल काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। क्या चाहते हैं खान साहब? ये कन्फ्यूजन नहीं है, बुनियादी तौर पे हमारा आइन एक्सपोज हो रहा है, क्योंकि हम वो आइन चाह रहे हैं जो हमारी ख्वाहिश का आइन होगा। इमरान खान की ख्वाहिश ये है कि आइन का तकाजा है कि अगर हम इस्तीफ़े दें तो इलेक्शंस हों। तो जिस नेशनल असम्बली की तरफ, गलत या सही की अभी बात नहीं हो रही, अभी सिर्फ आइन की बात हो रही है। इमरान खान ने इस्तीफ़े दे दिए तो ये हमारे मोहतरम स्पीकर साहब उन पर बैठ गए जैसे मुर्गी अंडों पर बैठती है। इंतज़ार करते रहे कि पता नहीं उन इस्तीफ़ों से क्या निकालना है। 6-8 महीने गुजर गए, भाई किस चीज़ का वेट कर रहे थे? अगर आइन का तकाजा था तो आप इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इलेक्शन कराते, नहीं करवाए तो फिर मसाइल खड़े हुए। अब आ जाए दूसरी तरफ, आइन कहता है 90 डेज में इलेक्शन करवाएं। आपने असम्बलियाँ तोड़ दी, आपने कहा नहीं हम नहीं कराएंगे। पहले तो आप पास खेलते रहे, उसके बाद फंड्स का मसला खड़ा कर दिया। जब फंड्स का मसला खड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई। जब सुप्रीम कोर्ट में बीच में आ गई तो अल्लाह का फजल है कि इस पाकिस्तान की सियासत ने इस अदारे को भी तहैया कर लिया कि अब तबाह कर देना है। बुनियादी तौर पे ये जो हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, इनकी अनएंडिंग ख्वाहिशात ऐसी हैं जिसने आज पाकिस्तान को बंद गली में डाल दिया है। इनकी सियासत तो बंद गली में चली गई है, इन्होंने आइन को भी बंद गली में डाला, सुप्रीम कोर्ट को भी बंद गली में डाला, और बहुत से लोगों पे इतना बोझ डाल दिया है कि उस बोझ के तले पता नहीं आगे आने वाले वक्त में क्या होगा। गुर्बत का आलम यह है कि मुल्क में तबाही हो रही है हर तरफ, लेकिन हमारी सियासतदान जो चीफ इंजीनियर से लेकर पता नहीं क्या क्या साइंसदान हैं, ये इन लोगों को टके की परवाह नहीं है। इनकी अना और ईगो इतनी बड़ी है कि वो किसी टेबल पे बैठने को तैयार नहीं है। अगर टेबल पे बैठते हैं तो फिर क्या होता है, उसी पार्टी के लीडर कुछ और, ख्वाजा आसिफ, एक सेकंड ना, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि हम नहीं मानते, साहबदार साहब कहते हैं कि ये जो हमला हुआ हमारा इससे ताल्लुक ही नहीं। अच्छा। बुनियादी तौर पे ये लोग इलेक्शन से मफरूरी, अवाम से मफरूरी चाहते हैं, जिसकी वजह से ये तमाम मुल्क में क्राइसिस आके मुल्क के नेट पे पहुंच गया, जहां से मुझे आगे होने का कहा जा रहा है। इंतखाबात का जो अपना वक्त है उसी पर होने हैं। पीजे सर आप बताएं, क्या इस तरह से मुज़ाकरात होते हैं? देखें, ये हमारा बड़ा टेस्टिंग टाइम है। इसको आप 2 पहलू में ले सकते हैं, पीरियड ऑफ लर्निंग और पीरियड ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब इन दोनों को हमने ओवरराइड करके पीरियड ऑफ लर्निंग पे लेके आना है कि आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया या उसके जो शिके हैं, मैं समझता हूँ इनको आप रिव्यू करो,
इनको रेक्टिफाई करो जहां आप समझते हैं प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज आई टोटली एग्री। देखो, एट द एंड ऑफ द डे द पार्लियामेंट मेक्स द लॉ, जुडिशरी एग्जीक्यूट्स द लॉ। और पार्लियामेंट जो बनाने वाले हैं, जिन्होंने बेसिकली हर चीज को लाया अमल रखा थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशंस, और फिर आप जजेस को दे देते हो, जुडिशरी को दे देते हो, फिर वो उस पर चलते हैं। अब यहाँ हमारा एक टसल हो गया है। एक जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो कहती है इलेक्शंस अभी नहीं करवाएंगे। पॉलिटिकली मैंने पहले कहा है कि जब किसी मुल्क के हालात खराब हो वो इलेक्शन नहीं कराते। अगर तो आपको कोई पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल एक्यूमेन है किसी के अंदर, तो उसको अकल आनी चाहिए। जब भी कोई गवर्नमेंट होती है, नीचे जारी होती है, वो नहीं इलेक्शन कराते, वो कराते हैं ऑन अ हायर नोट, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कराएंगे ये तो वाइप आउट हो जाएंगे। सो व्हाई विल दे वांट टू डू इट? थिंक अबाउट इट, फॉरगेट ये पॉलिटिकल डिफरेंसेस इन्वॉल्व, ये पॉलिटिक्स है। अब इस पॉलिटिकल गेम के अंदर जो हमारे डिफरेंसेस क्रिएट हो गए हैं, ये बैठ के हमें बात करनी है। लेकिन वो बात ख्वाजा आसिफ के रिमार्क्स आप सुन लें, फुआद के आप रिमार्क्स सुन लें, तो अगर ये दोनों पार्टीज इसी तरह बात करेंगी और फिर उसके बाद आप परवेज इलाही के घर जो एक्शन हो गया, तो अगर ये एक्शंस होंगे तो आप वो कहेंगे 2 स्टेप्स आगे जाएंगे और 4 स्टेप्स पीछे चले जाएंगे। हमने पाकिस्तान को देखना है, हमने पीडीएम या पीटीआई को नहीं देखना। दे डोंट मैटर एट ऑल। व्हाट वी नीड टू बी अंडरस्टैंडिंग इज द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। तो फ्यूचर के अंदर आप लॉन्ग टर्म सोचो, पाकिस्तान को गिराओ मत अभी। ठीक है पीजे मीर सर, पाकिस्तान की बका तो आयन की बालादस्ती है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अभी हमें जाना है एक ब्रेक पर। कल बड़ा ही अहम दिन है, मुज़ाकरात का तीसरा दौर होने वाला है। शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ़ साहब जो हैं वो रखना डाल रहे हैं। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद, इस पर करेंगे बात, आप साथ रहिए। पाकिस्तान इस वक्त सियासी इंतशार से दो चार है, मगर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अपोजिशन और हुकूमत को एक टेबल पर तो बिठा दिया गया मुज़ाकरात के लिए। बज़ाहिर इन्हीं मुज़ाकरात के 2 दौर कामयाब रहे, यानी कि ख़त्म नहीं हुआ सिलसिला। कल फाइनल मुज़ाकरात होने जा रहे हैं, कहा तो यही जा रहा है। ख्वाजा आसिफ का बयान भी हमारे सामने है, शाह महमूद क्या कह रहे हैं और असद उमर क्या कह रहे हैं, ये बातें बड़ी वाज़े तौर पर हमारे सामने हैं। जावेद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं आपको? बिल्कुल नहीं होते नज़र आ रहे, क्योंकि अगर आप मरीम नवाज शरीफ साहबा की भी बयानात देख लें और जो तलखी देख लें और जिस तरीके से परवेज़ इलाही वाला मामला हुआ, फेडरल गवर्नमेंट ने करवाया, और जिस तरीके से जावेद लतीफ़ साहब का बयान है, ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है, उसके बाद मेरा ख्याल कुछ बचता ही नहीं है इसमें कुछ। अगर इसमें थोड़ी सी भी उनकी ख्वाहिश होती कि मुज़ाकरात को कामयाब करने की, तो वो मेरा ख्याल इतना कोई मुश्किल काम नहीं था, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता था। कोई भी सियासी जमात जो सियासी रवैया रखती है, उसके लिए महीना 2 महीने कोई मायने नहीं रखते। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम ना अपने माजी से सबक सीख रहे हैं, हमने जो हेड ऑन कोलिजन की तरफ गए हुए हैं, अपने आप को जिस बंद गली में डाल दिया। हम 1977 याद रखें, मेरे उस्ताद इफ्तिखार साहब को पता है कि मुज़ाकरात जब कामयाब होने वाले थे तो अगले दिन क्या हुआ था। सो हमें ऐसी चीज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए, हमें अपने रवैयों को तब्दील करने की ज़रूरत है, चाहे वो पीटीआई है चाहे पीडीएम है। हमें पाकिस्तान को देखना चाहिए, क्या पाकिस्तान एक डेवलप मुल्क बन चुका है? क्या पाकिस्तान में तरक्की ही तरक्की हो रही है? हमें देखना चाहिए कि मुल्क में गुर्बत किस नहज पे, बेरोज़गारी किस नहज पे। हमें सियासतदानों को पार्लियामेंट में बैठ के जो फैसले करने हैं और जो इक़्तिदार और जो लोग सपोर्ट करने वाले हैं, उन सब ने कि पाकिस्तान का सोचें। जो पीजे मीर पहले बात कर रहे थे, खुदा का वास्ता है, क्योंकि आइन के तहत चलेंगे तो हम सब कामयाब होंगे। अगर इस तरह हम अदारों को कमज़ोर करते रहेंगे सिर्फ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, तो ना ख्वाहिश से पाकिस्तान चलेगा, ना ख्वाहिश के मुताबिक आइन चलेगा, ना ख्वाहिश के मुताबिक सियासत होगी, ना ख्वाहिश के मुताबिक इलेक्शन होंगे, और ना ही ख्वाहिश के मुताबिक किसी को इक़्तिदार मिलेगा। होगा वही जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे। इसकी बका इसी में है कि बराह करम इल्तिजा है आपसे, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात को कामयाब करें, जो कि होते नज़र नहीं आ रहे। नवीद चौधरी साहब, मेरा बड़ा साफ सा सवाल है, और वो ये कि सुप्रीम कोर्ट जिसने कि मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों को बिठा दिया, क्यों कोई फ़ैसला अपनी डोमेन में रहते हुए नहीं किया? ये मुशावरत और मुज़ाकरात की टेबल पर दोनों पार्टीज़ को बिठा देना क्या सुप्रीम कोर्ट का काम था? कतई नहीं। साद साहबा कहती हैं कम वक्त मार्शल भी नहीं लगा रहे।
अब इस जुमले को आपने गौर से सुनना है। जी, इसका जी। मतलब क्या है कि ये जो एलीट है, जो नून फैमिली एलीट ही है ना, वो बुराई तो नहीं है, ठीक है भाई। अब जो 90 से पहले के जर्नैल हैं वो भी एलीट हैं, वही जो अंग्रेज छोड़ के गया था शराफिया। अब इनकी जो आपस में गुफ्तगू है उसमें जो कोशिश हो रही है, जब इमरान खान कहते हैं कि इससे बेहतर था एटम बम गिर जाए, उनका ख्याल है कि मार्शल लग जाएगा, सारी पार्टियां सड़कों पर होगी तो मैं भी ट्रक पे चढ़ जाऊंगा, तो एक ध्यान इस तरफ चला जाएगा, मार्शल नहीं लगेगा, ये भी लिख लें। अब लीड जो है वो कह रही है कमबख्त मार्शल नहीं लगा रहे, मतलब ये है कि उनके पास डिस्कस हो चुका है ऑप्शन कि अगर ये जुडिशरी जिस तरह से बहुत आगे चली गई और अब बंदगली में है, पार्लियामेंट को मजबूर कर दिया कि वो सर के बल आ जाए। उसके बाद क्या हुआ कि सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, इनका ख्याल था कि शायद पीपल पार्टी स्किप कर जाए जैसे माजी में किया था एक और पार्टी, लेकिन वो इकट्ठी हो गई। उसका नतीजा अब ये निकला कि अब ये कहते हैं कि मार्शल, अब जब इन्होंने कोशिश की, ये किसी गुफ्तगू की जो ना नतीजा है, इसको आप सिर्फ एक बात के तौर पर ना लेंगे कि वो कमबख्त मार्शल भी नहीं लगा रहे। अच्छा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो आईनी प्लस जज हैं वो अपने फैसलों में लिख रहे हैं कि यहाँ गाउन पहनकर सियासतदान बैठे हुए हैं, और यहाँ जिस तरह से बेंच बन रहे हैं उससे साफ साफ मिसकंडक्ट झलक तो रहा है, वो तो पीछे जाने को तैयार ही नहीं है। मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में अर्ज किया था कि अगर वो आइन पर चलते बजाय इसके कि वो साकिब निसार के प्लान पर चलते और कहते हैं कि असेंबलियां तोड़ दो, अब तो ये साबित हो गया ये सारा प्लान साकिब निसार का था कि असेंबलियां तोड़कर वफाकी हुकूमत को भी फलूज करो, बाकी हुकूमतें भी गिराओ, उसके बाद रिजल्ट ना माना जाए तो फिर उन लोगों को डीसीट करो इसी बेंच के थ्रू तीन रुकनी, और उसके बाद पूरा सिस्टम लपेटो और इमरान खान को लाओ और फिर खुद तसील हो। क्या ये जो मामला तहरीक इत्तेमाद पास हुई थी वो भी साकिब निसार का प्लान था, वो भी वही जजेस थे जो गाउन पहन के बैठे थे 100% जिन्होंने मुझे इसकी वजाहत करने दो। हुकूमत में ये कैसे आ गए? फिर इमरान खान हमारे पास वक्त कम है, ये मुझे हुकूमत में इफ्तिखार ऐसे आ साहब गए की कि राय 20 लेनी है। फरवरी को जो IMF का एग्रीमेंट था जिसे इमरान खान मुकम्मल तौर पर नाकाम कर चुके, उसके बाद 20 फरवरी 2022 को मई में आपने डिफॉल्ट करना था, तो बाजवा साहब ने गेम ऐसी लगाई कि मैंने लेनी है तुसी, इस तरह से तरीके अदम में एतमाद होगी और इस तरीके के साथ ये आएंगे। आपने देखा नहीं बाद में कैसे हीरो बनाया, कैसे अदलिया ने बुला के हीरो बनाया। मुझे एक बात है, ये बात पूरी कौम को याद रहनी चाहिए कि जो रात को बेंच बैठा था ना, वो बेंच की जरूरत नहीं थी, अगले दिन बैठ सकता था। वो इसलिए बैठा था कि पावर स्ट्रगल फौज के अंदर थी, कन्फर्म इतला थी, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त फाइल हुई है, रिकॉर्ड निकाल के देख लें कि आर्मी चीफ को डी नोटिफाई किया जा सकता है। तो बाजवा ने अपनी सिक्योरिटी के लिए सारा अरेंजमेंट किया, जनरल अजहर अब्बास थे जिन्होंने सारे के सारी रात को ये अदालतें खुलवाई। सर इसी बात से तो हमने आगाज किया था कि ये सब बाजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा लगता है। इफ्तिखार साहब आप मुझे ये बताएं, बज़ाहिर तो दोनों जो फरीकैन हैं उनके दरमियान एतमाद का फुकदान नजर आता है, ख्वाजा आसिफ के स्टेटमेंट्स भी देख लें खासे रिजिड नजर आ रहे हैं, कौन है जो नहीं चाह रहा मुज़ाकरात कामयाब हों? वो जो अपने आप को इस मुल्क का सबसे बड़ा रहनुमा समझता है। अच्छा, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ इतने मुकदमात हैं और इतने संजीदा मुकदमात हैं कि अगर सिस्टम कोलैप्स नहीं होता तो वो मुकदमा चलने, और जब वो मुकदमा चलेंगे तो उन मुकदमात का नतीजा जिस आइन और कानून की बहुत तारीफ़ करता है वो ख़ुद भी और उसके चाहने वाले भी टेबलों पे बैठ के और उसके टॉक शोज़ में, उस पर अमल दरामद तो होगा ना। क्योंकि मैं तो पहले कह चुका हूँ कि पाकिस्तान पीनल कोड के हवाले से जो मुकदमात बने हैं, अगर उसको माफ़ी मिल जाए तो फिर सारे लोगों को उन मुकदमात में से माफ़ी मिलनी चाहिए जिन पे वो पाकिस्तान पीनल कोड की दफात लगी हैं, क्योंकि हम सब बराबर हैं। एक ख़तरा तो ये है उसको साफ नज़र आ रहा है, और ये जून में एक आधा मुकदमा बिल्कुल हतमी तौर पे अपनी शक्ल ले लेगा और जजमेंट आ जाएगी। दूसरी बात है, ये बहुत बुरी बात है जो एक्सटेंशन वाली हमारे मुल्क में शुरू हुई, इसने हमें तबाही के किनारे पर ला के खड़ा कर दिया है। पार्लियामेंट ने बहुत बड़ी गलती की जब उस वक्त वोट दिए इस एक्सटेंशन के लिए, नहीं देने चाहिए थे। पार्लियामेंट के एक पार्टी ने गलती की, 2 जजेस को इनके दबाव के ऊपर वापस किया। पार्लियामेंट ने बहुत बड़ी गलती की, जो फैसला 18वीं तरमीम में हो गया था, सिस्टम के अंदर ट्राइकॉटमी का जो सिस्टम है उसको बैलेंस करने का, उन्होंने दबाव में आके उसमें तब्दीली की, तरमीम की, बहुत ज़्यादती की। ये 3 बड़ी ज़्यादतियाँ हो चुकी हैं। अब चौथी बड़ी ज़्यादती, वो शख्स कहता है कि सब कुछ तोड़ दो, मुझे इलेक्शन दो। मैं इस टेबल पे कह चुका हूँ इलेक्शन इस साल में होंगे, हुकूमत करवाएगी, बजट में पैसे रखे जाएंगे, और आप देखेंगे अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगी करे, आप इलेक्शन होते देखेंगे। अब सवाल फिर एक और ख़तरनाक है, उसका भी तो जवाब चाहिए जी। वो ये कहता है कि मैं उन इलेक्शन को मानूंगा जिसमें मुझे 2/3 मिले, और मैं उन इलेक्शंस को नहीं मानूंगा जिसमें मुझे 2/3 नहीं मिले। ये वो कह चुका है।
अब ऐसी बातें तो ना करें कि वो सारी बातें मुखालफिन कर रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं, तो फिर सोचना पड़ता है सिस्टम को चलाने वालों को कि क्या करना है। मेरा ख्याल है कि उसको अपने रवैये में लचक पैदा करनी चाहिए और इज्जत दे उन लोगों को जो जाके डायलॉग कर रहे हैं, उनको बेइज्जत ना करे प्लीज़। पीजे मीर सर, क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान जारी मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर इसका नुकसान किसको होगा? नुकसान की बात नहीं है जी, मैंने तो पहले कहा है कि मुझसे कई लोग इत्तेफाक नहीं करेंगे। हेड मास्टर्स ये आपको बता के नहीं आएंगे, चिड़िया इनके पास हैं और ये आ जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, somebody has to save this country। हम इस मुल्क को नीचे नहीं जाने देंगे। अगर आपका पॉलिटिकल सिस्टम एक फेलियर पे जा रहा है क्योंकि वो बैठ के बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से बिकॉज ऑफ देयर ओन ईगोज, तो फिर अब मुझे बताएं फिर क्या होगा? क्या ये मुल्क आपने इसी तरह चलाना है एड हॉक बेसिस के ऊपर, ऑन अ डे टू डे बेसिस? कंट्रीज डोंट रन लाइक दैट, एंड पर्टिकुलरली अ न्यूक्लियर पावर कंट्री वो नहीं होती है, क्योंकि ये एक डेंट आपके नेशनल सिक्योरिटी में आ जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो हम कहते हैं कि भाई ये इमरान के ऊपर केसेस तो पहले सारों के ऊपर हो गए हैं, वो केसेस खत्म भी हो गए हैं। इमरान के ऊपर लगा देंगे, ये फिर कल खत्म हो जाएंगे। हमने मजाक बनाया हुआ है अपने सिस्टम का। केस बना दो, हर एक दिन हीरो है, दूसरे दिन जीरो, एक दिन नवाज शरीफ हीरो है, अगले दिन जीरो। हमने हर एक का यही किया है। वो नवाज शरीफ और बेनजीर सिक्योरिटी रिस्क ईच अदर, आप देख लें, वो पैम्फलेट्स को फेंक रहा है, को कुछ कर रहा है। हमने हर पॉलिटिकल लीडर को आपस में गंदा किया। और ये मुझे, अब मैं एक चीज बताता हूँ आपको। बेनजीर ने खुद मुझे एक दिन कहा, मुझे कहती है पीजे यू नो नवाज शरीफ एंग्री एट मी। मैं कहा व्हाई? कहती है यू नो ही थिंक्स के दैट आई अरेस्टेड हिज फादर। Please tell him whenever you see him, tell him I didn't even know, I had no idea what was going on, and I told him. The question is कि नीचे जो लोग इस तरह के बैठे होते हैं वो जाके गंद कर देते हैं, और आपके ये जो जिस तरह भी हम बात कर रहे हैं कि मुज़ाकरात में जब आपकी इंटेंट ही नहीं है तो उधर से एक जवाब आ रहा है, इधर से प्रोवोकेशन, और इधर से प्रोवोकेशन, उधर से रिएक्शन। तो ये हम क्या करेंगे? आज कितने अफसोस की बात है, लेबर डे है, हर पॉलिटिकल पार्टी ने लेबर डे को इनटू पॉलिटिकल डे बना दिया। जी पीजे मीर सर, हमने इस पर करनी है बात एक ब्रेक के बाद। एक ब्रेक पर जाना है, लेकिन आज यौम मजदूर भी है, आलमी यौम मजदूर है, लेकिन रैलियां भी निकाली गई जो कि ज़्यादातर सियासी रहीं। अभी ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे, इसी पर करेंगे बात। आप साथ रहिए। पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है जहाँ पर आदादोशुमार के मुताबिक 5 करोड़ 70 लाख मजदूर और मेहनत कश मौजूद हैं, जिनमें से 71% मर्द और 29% औरतें हैं जो कि शोबा ज़राअत, तामीरात और मैन्युफैक्चरिंग से वाबस्ता हैं। आदादोशुमार के मुताबिक 1 करोड़ 30 लाख जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर भी कर रहे हैं। ये जो मौजूदा सूरत हाल है और ये जो आदादोशुमार मैंने शेयर किए हैं, इफ्तिखार साहब मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इनको हम कम कैसे कर सकते हैं, इनके मसाइल को हम हल कैसे कर सकते हैं और इन्हें हम एश्योरिटी टू गुड लाइफ कैसे दे सकते हैं? सरमायादार से पैसा छीन के इनमें तकसीम किया जाए और जो इनका हक बनता है वो दिया जाए। फ्रेंच रेवोल्यूशन की तरह? नो, फ्रेंच रेवोल्यूशन ये बड़ा आपको मिसकॉन्सेप्ट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद इतनी बड़ी अनारकी आई और इतने अरसे के लिए अनारकी रही, आप उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। लेकिन ये हकीकत है कि हम मुतालबा करते हैं कि इनको कम अज़ कम जो वेज हुकूमत खुद अनाउंस करती है वो दे, और ये जो चाइल्ड लेबर है इसको सख्ती से इसको बंद किया जाए। उन बच्चों को जो कानून कहता है स्कूलों में पढ़ाया जाए। अगर उनके वालिदैन उनको स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते तो उन वालिदैन की इस तरीके से मदद की जाए कि उनकी चाइल्ड लेबर के ज़रिए जो आमदन है, किसी की 1000 है, किसी की 2000 है, उसके ऊपर कोई एक फार्मूला तय करके उनको निकाला जाए। जो बात मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, हम इसको मनाते हैं शिकागो के शहीदों के हवाले से। हमारे मुल्क में बहुत जालमाना हरकत हुई मुल्तान के अंदर, और एक आमर के कहने पे गोलियाँ चलाई गई और उन लोगों की लाशें गायब कर दी गई। तो पाकिस्तान के जितने भी ये लोग इंटरेस्ट रखते हैं लेबर के मामलात में, मैं उनसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते तुम्हें शिकागो के शहीद तो बड़े याद आते हैं, तो मुल्तान के भी शहीदों को याद करो, उनकी भी स्टोरियाँ लगाओ, उनके भी घरों में आज भी जाओ और उनसे पूछो कि उन पर क्या बीती थी, ताकि लोगों को पता लगे कि पाकिस्तान के अंदर लेबर्स की जो जिद्दोजहद है वो कितनी मजबूत थी। आज अफसोस की बात है कि लेबर की जिद्दोजहद ख़त्म हो गई है। कोई लेबर बेचारा अपना मुतालबा करे, वो अपनी फैक्ट्री के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मालिक इतना तगड़ा है, मालिक सियासत में है, मालिक के पास पैसा है, मालिक के हाथ में कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी है, चीफ मिनिस्टर है,
मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ और मैं मुतालबा करता हूँ कि मज़दूर को उसके पसीना खुशक होने से पहले पैसे दिए जाए और वो रकम दीजिए जो जायज़ है, जिसका तुम ऐलान करते हो। मेरा आज के दिन ये मुतालबा है। पीजे सर, आप बहुत बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की, आवाम की, तो मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि इन लोगों के मसाइल हल कब होंगे? देखिए, हमने इनको बेचारों को, मैं बेचारे कहता हूँ, इनको हमने सिर्फ रखा हुआ है एज अ नंबर फॉर वोट्स, दैट्स इट। ये इफ्तिखार ने बिल्कुल सही बात की है। देखो, इनके तो राइट्स ही कोई नहीं, इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कोई नहीं है। ये कहीं बात कर सकते हैं जाके? मुझे बता दो, कहाँ करेंगे ये बात? इनके पास इतनी जुर्रत है या इनके पास इतने वो रिसोर्सेज हैं कि ये बात करें? नहीं करेंगे। देखो, अगर हमने लेबर क्लास को इन स्किल्ड लेबर करना है, ये स्किल्ड लेबर जो भी आपकी है वो तो मिडिल ईस्ट चली जाती है या वो कहीं और चली जाती है, पर्टिकुलरली मिडिल ईस्ट ही जा रही है। आप यहाँ पॉलिटेक्निक्स खोलो, आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस खोलो कि जो आपका रॉ लेबर है इसको कन्वर्टेड इनटू स्किल्ड लेबर, और उसके बाद आप इनको फिर इंडस्ट्री के अंदर रीफ्लोट करो। आपने चाइल्ड लेबर किया, आपको अगर याद है फीफा ने ऑब्जेक्शन किया था कि ये जो फुटबॉल बनाते हैं अंडर एज बॉयज बना रहे हैं सियालकोट में, और दे प्रोटेस्टेड कि पाकिस्तान से हम ये नहीं लेंगे। हमारे पास वो कैमल राइडिंग के ऊपर भी, अगर आपको याद है कि अंसार बर्नी ने बहुत बड़ी इस पे ह्यूमन राइट्स पे बातें की थी कि बच्चे उठा के ले जाते हैं मिडल ईस्ट में, उसकी राइडिंग कराते हैं। तो ये जो हमारी चाइल्ड अब्यूज है यहाँ पाकिस्तान में बिल्कुल है। और मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं, देखें मुनीज़े, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती जो अपने आप पे तनकीद करना बर्दाश्त ना करें। हम तनकीद करेंगे बराए तामीर, और बराए तामीर के साथ साथ हमें इम्प्रोवाइजेशन चाहिए, हमें अपने आप को आगे लेके चलना है। और यही मैंने पहले कहा था ब्रेक से पहले कि आज तो लेबर डे है, जिस तरह इफ्तिखार बात कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ, नवीद करेंगे और जावेद करेंगे, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या बात कर रही हैं? ठीक हो गया पीजे सर, वक्त कम है, मुझे नवीद साहब की राय लेनी है। नवीद साहब, शहबाज शरीफ का ट्वीट आपने देखा होगा, वो ये कहते हैं कि जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं, महंगाई के बायस जो मजदूर तबका है वो बहुत मुतासर हो रहा है, खाली बात कर देने से क्या होगा? बिल्कुल, ये हमेशा होता है कि लेबर डे पर कोई ना कोई बात कर दी जाती है। पिछली दफ़ा लेबर डे पर मुझे याद है पीटीवी ने मुझसे पूछा था उनके प्रोग्राम में, तो मैंने ये कहा था मैं तो अपनी इंडस्ट्री के वाले से बात करूंगा। पहले यहाँ पर तो आप मुकम्मल जो कवानीन हैं उस पर अमल दरामद उसका यकीनी में डालें, वो हैं कि नहीं हैं। उसमें मेरे साथ दो बड़े सीनियर जो हैं मीडिया मालकान भी थे, तो खैर वो बात आएगी होगी। देखिए, बुनियादी बात ये है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक, और दूसरा है लेबर लॉज पर यकीनी अमल दरामद। ये दो काम अगर आप कर लें तो एक सिमत का तयन हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता इनकलाब आ जाएगा, लेकिन सिमत का तयन हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि तनख्वाह आप मिनिमम वेज जो है वो 32 की बजाय 92,000 कर दें। मैंने कर दी, मैंने ऐलान कर दिया, लेके दिखाएं। अमल दरामद करो ना, है कहाँ पे? अच्छा, कुछ महकमे ऐसे भी हैं जो वाक़तन काम अच्छा कर रहे हैं। मसलन सोशल सिक्योरिटी वाले जो हैं उन्होंने काफ़ी सारा तहफ़्फ़ुज़ इस हवाले से वर्कर्स को दिया हुआ है, उनकी आप हौसला अफजाई करें। और मैं अमली बात करूंगा, सबसे अहम नुकता ये है आज का जो पैगाम है, और ये करना चाहिए, जो हमसे वाबस्ता लोग हैं ना, हम यहाँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क में इस वक्त मुलाजमत कर रहे हैं, फिर हमारे आगे घर में लोग हैं, ज़ाहिर है मुलाजमा भी है, मुलाजिम भी है, ड्राइवर भी है। हमने ये देखना है कि हमारा गुजारा कैसे हो रहा है, इनका कैसे हो रहा है। अगर आप इस नुकते पर गौर करना शुरू कर दें तो यकीन कीजिए मुआशरे के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। इसी पर काम कर लें। जावेद साहब, आपने भी देखा कि आज सियासी रहनुमाओं ने गुफ्तगू की, खिताबात किए, लेकिन उसमें इन लोगों के बारे में ज़्यादा तस्करा नहीं किया गया, बल्कि अपने एजेंडे को भी उजागर किया गया। ज़्यादा तबसरा क्या, बात ही नहीं की गई, जितनी बातें हमने कर ली यहाँ पे। मुनीज़े, जो आपने बात की है ना, इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि हमारे हुक्मरान कितने सीरियस हैं पाकिस्तान में गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, और जो ऑलरेडी जॉब्स कर रहे हैं उनको कैसे फैसिलिटेट करना। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें। आपको यही वजह है कि पाकिस्तान दिन ब दिन, पाकिस्तान में लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इस वक्त 25% लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। क्यों? कि हमारी पॉलिसीज़ नहीं है, हमारी वो सोच नहीं है। अदारे मौजूद हैं, मगर अदारों से काम लेने के लिए हमारी पॉलिटिकल फोर्सेस उतना ही काम लेती हैं जितने उनके अपने इंटरेस्ट होते हैं। मजदूर को बिल्कुल ठीक बात की है, सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए क्या करना है किसी को परवाह नहीं। जो आइन है
वो उसको प्रोटेक्शन देता है तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, सोशल सिक्योरिटी के हवाले से, मगर आइन की ये शिकें उनको याद नहीं आती। उनको वही शिकें याद आती हैं जो उनको इक़्तिदार जजेस को में भी याद रख आनी सकती चाहिए। हैं, जो उनको इक़्तिदार में या ला सकती हैं, अच्छा। चाहे वो जजेस हैं, कोई भी अदारा हो। जजेस को खास तौर पे याद आनी इसलिए पाकिस्तान में गरीब और मजदूर को ना पूछने वाला है, ना उनके लिए कोई अमल दरामद कराने वाला। ये उसी वक्त मुमकिन होगा जब कोई ऐसा हुक्मरान आएगा जो उनमें से होगा। बदकिस्मती ये है कि आज तक कोई ऐसा हुक्मरान ही नहीं आया जो उनकी तकालीफ को समझ करके उनका अदराक कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सबका, जावेद साहब, इफ्तिखार साहब, पी जमीर सर और नवीद चौधरी साहब। बात यही है, जो अवाम है पाकिस्तान के, उनको उनके राइट्स दिए जाएं, यूएन चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स को प्रैक्टिस किया जाए, लेबर लॉज को इन्फोर्स किया जाए, और सबसे अहम बात यह है कि मज़दूर को इज़्ज़त दी जाए। आज के प्रोग्राम के साथ 1 मई भी गुजर जाएगी, मगर हमें ये देखना होगा कि क्या हम उनको हकूक़ फराहम कर सकेंगे। इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।